जय हिंद बच्चों, इस क्रम का यह तीसरा वीडियो यानी दृश्यांश है। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। अब यहां कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न साप्ताहिक प्रश्न हैं जो सप्ताह में मैं देता हूं आपको 3-3 अभ्यास के लिए प्रश्न। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, यह इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये तो आपको करना है। अभी मैंने समझाया, आप बार बार वीडियो देख सकते हैं। अपठित गद्यांश यहाँ श्रवण कौशल है, क्योंकि मैंने सुनाया है। अपठित गद्यांश के बारे में लिखा नहीं, उसके बारे में तमाम बातें मैंने बताई, लेकिन मैंने लिखा नहीं उसके बारे में कहीं। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने सुना दिया है आपको। यही है श्रवण कौशल। सुना कितनी मर्यादा पूर्वक आपने है, सुना कितने ध्यान से है आपने। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, ऐसे गद्यांशों से क्या लाभ मिल सकता है, भाषा कौशल क्या होता है, स्पष्ट करें। भाषा के बिना हम कीड़े मकोड़े बनकर रह जाएंगे, कैसे। मानसिक विकास तथा बौद्धिक क्षमता कैसे प्रगति कर सकती है तथा क्यों। रोज एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करें। शीर्षक कैसे चुना जाता है एवं क्यों। अपठित गद्यांश के प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं, उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मन रूठ गया है ना, कि बताइए, सर खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। बता दूं? अच्छा, थोड़ी सी झलक दे देता हूं, है ना, थोड़ी सी झलक, ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। और तब आप मेरा कहा हुआ जो पिछला अंश है वो जब आप ध्यान से सुनेंगे तब यहाँ आपको सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित का मतलब मैंने बताया है, अ यानी नहीं, पठित, पठ जोर इत पठित हुआ है, यानी जो पढ़ा न गया हो, जिसे देखा न गया हो। याद कीजिए, पहले दृश्यांश में मैंने कहा था कि एक बिन पढ़ा हुआ ग्रंथ, उसका एक हिस्सा, है ना, ढके छिपे शब्दों में कहा मैंने। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित गद्यांश अर्थात वह हिस्सा, वह गद्य का वह अंश, आलेख या निबंध या ऐसी रचना जिसमें छंद न हो, तुक न हो, लय न हो, उस रचना का वह भाग जो हमने न पढ़ा हो, वही अपठित गद्यांश कहलाता है। यानी ऐसी रचना जो हमने न देखी हो, गद्य की ऐसी रचना जो हमने न पढ़ी हो, न देखी हो, और वह, या देखी भी हो तो पढ़ी न हो, वह यदि हमें तुरंत उत्तर के रूप में या वह पढ़कर उत्तर देने के लिए जब हमसे कहा जाता है, तब उस खास हिस्से को, भाग को हम अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। ऐसे गद्यांशों से क्या लाभ मिल सकता है। ऐसे गद्यांशों से भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा कौशल यानी पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, पठन, लेखन, वाचन और श्रवण। ऐसे गद्यांशों से हमें भाषा कौशलों का विकास मिलता है और हमें अंदाजा लगता है, हमें अनुमान लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमने क्या समझा, क्या जाना, क्या लिखा और क्या पाया। भाषा कौशल क्या होता है, स्पष्ट करें। यह मैं अभी बोल चुका हूं। भाषा कौशल यानी भाषा का तकनीकी ज्ञान, उसके जितने आयाम या रूप हैं उनका तकनीकी ज्ञान। मसलन यानी जैसे अभी मैंने कहा, पठन यानी पढ़ना, हमें पढ़ना आना चाहिए। कैसे, कहाँ अनुतान, अनुतान समझते हैं, उतार चढ़ाव, है ना, कहाँ चढ़ाना है, कहाँ उतारना है। आरोह अवरोह, जैसे गीत में होता है, आरोह यानी चढ़ाना, अवरोह यानी उतारना। ठीक है, आरोह अवरोह है। हाँ, उसी तरह से पढ़ना भी होता है। कहाँ पढ़ना है, कि कौन सा शब्द जो है उसे ऊंचा ले जाना है, किस शब्द का स्वर ऊंचा उठेगा, किस शब्द का स्वर या उसकी ध्वनि जो है सो नीचे आएगी। कहाँ जो है, अब कोई संवाद है कि क्या बोलते हैं आप, अब इसको क्या बोलते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं आप, अब देखिए क्या कितना अर्थ हो जाए। क्या बोलते हैं आप, ऐसा लगता है जैसे पहले कभी नहीं बोलता था। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप, मतलब उसको आश्चर्य लग रहा है कि ये क्या बोलते बोलते ये क्या बोल दिया, है ना। तो इस तरह से कहाँ चढ़ाना है, क्या बोलते हैं आप, देख रहे हैं। अब यहाँ जो है सीधा अर्थ बदल गया, व्यंग्य हो गया यह। तो इस तरह से जब पढ़ना है, क्या सुना, कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ उठाना है, कहाँ नीचे लाना है। लिखना,
कहाँ विराम, देखिए लिखना, आप बोलना और लिखना ये बहुत कम लोग जान पाते हैं, समझ गए ना। आप लोग बुरा मत मानिए बच्चों, आप लोगों को बहुत परेशानी होती है इसमें। आप लिखते तो है नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। खूब लिखिए, जितना लिखिएगा उतने ही परिपक्व बनिएगा, ठीक है। वाचन यानी बोलना, वही बात, बोलना आना चाहिए, इसके लिए व्याकरण, लिखने के लिए व्याकरण, हर काम के लिए व्याकरण। बिना व्याकरण के आप कुछ नहीं है, भाषा कुछ नहीं है ना। बिना व्याकरण के तो ऐसे ही लगेगा जैसे बिना आत्मा के शरीर। बिना व्याकरण के भाषा मृत प्राय शरीर की तरह है, और आत्मा, व्याकरण आ जाए तो आत्मा मिल जाएगी। भाषा के बिना हम कीड़े मकोड़े बनकर रह जाएंगे। कैसे? भाषा न हो, पशुओं की भाषा हम नहीं समझते और उनमें विवेक नहीं होता, तभी तो लड़ते मरते रहते हैं। जब हम भी लड़ते मरते हैं अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के नाम पर, तो हमें भी तो पशुओं की संज्ञा से नवाजा जाता है। कहा जाता है ना, आदमी हो कि पशु हो, जानवर हो, है ना। अब आदमियत क्या है? तो उसमें तो वह भावना है, और भावना क्या है? वही विवेक वाला भाव। तो जब विवेक कहाँ से आता है? तो पढ़ाई लिखाई से, जो जानवरों में नहीं है, कीड़ों मकोड़ों में नहीं है। वे पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ते होंगे लेकिन पता नहीं उनका विवेक क्या होता है, हम नहीं जानते, है ना। हालांकि चींटियां बहुत संयमित होती हैं, बहुत तरीके से, करीने से चलती हैं, फिर भी। तो यदि कीड़े मकोड़े बनकर रह जाएं तो आप विवेक को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। इसलिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी हमारी जो मस्तिष्क की क्षमता है वह विकसित होगी और हम प्रबुद्ध बनकर रहेंगे। प्रबुद्ध जो यानी अत्यधिक ज्ञानी, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान की जहाँ बात होती है वह पढ़ाई से ही आती है, मानसिक चिंतन से, सोचने समझने से ही वह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। मानसिक चिंतन से ही वह ज्ञान हमें मिलता है, मानसिक चिंतन से ही वह ज्ञान हमें आता है, मानसिक चिंतन से ही वह ज्ञान हमें प्राप्त होता है, मानसिक चिंतन से ही वह ज्ञान हमें मिलता है। याद रखिएगा, जो हमें प्रबुद्ध बनाता है। मानसिक विकास तथा बौद्धिक क्षमता कैसे प्रगति कर सकती है तथा क्यों? जब हम पढ़ेंगे और अपनी मानसिकता का खूब अभ्यास करेंगे, है ना, मनन करेंगे। मानसिक संघर्ष जब ज़्यादा होगा, मानसिक गुत्थियां जब ज़्यादा सुलझना शुरू हो जाएगा, मानसिक गुत्थियों को हम ज़्यादा सुलझाना शुरू कर देंगे, तभी हमारा विकास होगा और बौद्धिक क्षमता प्रगति करेगी। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा विकास रुक जाएगा। हम आज जो हम नक्षत्र और ग्रह, ये जो मंगल और चंद्रमा, सूर्य और तारों की बातें करते हैं, यही मानसिकता का विकास है। हमारा ज्ञान बढ़ता नहीं तो वहां तक जाते नहीं जाते। कोई चींटी, कोई परिंदा या कोई पशु, कोई पक्षी सोच भी नहीं सकता वहां तक जाने की बात, है ना। यही है। इसीलिए उत्तरोत्तर विकास के लिए हमें मानसिकता को और अपनी बौद्धिकता को बढ़ाए रखना पड़ेगा, बढ़ाए रखना चाहिए। रोज एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करें, या आपके लिए एक अपठित गद्यांश रोज पढ़ें, देखें। शीर्षक कैसे चुना जाता है एवं क्यों? शीर्षक यानी नाम। मैंने कहा नाम जो है वह एक संक्षिप्त परिचय होता है। मान लीजिए आपका नाम रामू है। अब रामू कहते ही मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपके गुण धर्म सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो हो गया ना, नाम कहते ही आंखों के सामने चेहरा ही नहीं, आपका जो शारीरिक, मानसिक, जो बौद्धिक क्रियाकलाप है सब कुछ आ जाएगा। कैसे हैं, क्या करते हैं, कितना जानते हैं, आप उत्पाती तो नहीं, सज्जन हैं, क्या करते हैं, सारी बातें खुलकर आ जाएंगी। तो नाम एक बच्चे के लिए या एक किसी व्यक्ति के लिए संक्षिप्त परिचय का काम करता है। तो अब शीर्षक, गद्यांश का भी नाम होना चाहिए, शीर्षक यानी नाम। तो जो उस गद्यांश में मुख्य विषय है, मुख्य बात है, उसी को शीर्षक बनाइए। जिसकी प्रमुखता होती है उसे शीर्षक बनाया जाता है। अब जैसे पीछे जो मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने क्या कहा? भारत और हम, भारत और हमारी भावनाएं, है ना, हमारी भावनाएं और हम, है ना, यही मुख्य, इसी पर आधारित है। और भी बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, जब मैंने कहा बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। तो शीर्षक चुनते समय आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी जो खासियत है वह उभर कर आई कि नहीं, वह जो खासियत है वह उभर कर आई या नहीं जी। और क्यों चुना जाता है? एक पहचान देने के लिए शीर्षक चुना जाता है। और कैसे? बस जो प्रमुख अंश होता है, हिस्सा होता है, या कोई पात्र होता है, किसी का नाम होता है ना। तो अब जैसे रामचरितमानस, तो रामचरित, भगवान श्री राम जी का उसमें पूरा जीवन चरित्र है, उनका व्यवहार है, इसलिए राम का भी नाम ले लिया गया, नाम भी ले लिया गया, है ना। वो प्रमुख, वो नाम ही प्रमुख है उनका, खुद तो है ही। अपठित गद्यांश के प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं? अच्छा देखिए, उत्तर तो आपको आता है तैयार करना, हम सब यही सिखाते हैं,
प्रश्न कैसे तैयार होते हैं? तो प्रश्न तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले पूरे का पूरा पाठ अपनी समझ में बरकरार रखना होगा, और उसके बाद उसके जो जो हिस्से हैं उन हिस्सों में आप प्रश्नवाचक शब्द लगाकर, जैसे यह हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, इसका निदान क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या हो सकता है, जो मुख्य बातें हैं। प्रश्न तैयार करने के लिए मुख्य विषय वस्तु लीजिए और उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, परिस्थितियों के अनुसार और अपनी भावनाओं के अनुसार उसमें लगाते जाइए, आवश्यकता अनुसार लगाइए, और वाक्य का जो रचना विधान है उस रचना विधान के अंतर्गत उसे आप सजाते जाइए, वाक्य बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। जैसे अभी है, हम भावनाओं, अभी मैंने कहा हम भावनाओं से क्यों ग्रस्त होते हैं, या हम भावनाओं की पकड़ में क्यों होते हैं, क्योंकि यह हमारी खासियत है, हमारी विरासत में है, यह हमारे खून में है, हमारे धर्म में है ना, हमारी संस्कृति में है। उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए? उत्तर लिखने के लिए आपको सबसे पहले खूब ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न की बाबत हर बात समझनी है, और फिर प्रश्न क्या कहता है वही बात लिखनी है, उतनी ही बात लिखनी है जितनी की आवश्यकता हो। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बधाइयाँ आने वाली परीक्षा के लिए। धन्यवाद। और खूब मन से सुना आपने, ध्यान से देखा इस वीडियो को, तीनों वीडियो को, तीनों दृश्यांशों को। इसी तरह सहयोग बनाए रखिए और खूब पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।